सेकेंड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। पिछला अपना टॉपिक चल रहा था भारतीय शासन अधिनियम। जो मैंने आपको बताया उसके लिए क्या क्या उत्तरदायी परिस्थितियां थी पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था। आज अपन देखते हैं 1935 का जो अधिनियम था उसकी विशेषताएं। क्या विशेषताएं थी 1935 के अधिनियम की। भारत में संवैधानिक विकास एवं सुधार, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 को लागू किया, परंतु यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में असफल रहा। भारत की मांग उत्तरदायी शासन को पूरा न कर सका। वेद शासन की असफलताएं सभी के सामने थी। अंग्रेज सरकार ने लगातार दबाव बनाए रखने की नीति अपनाई। एक के बाद एक अत्याचारी कानून भारतीय जनता पर थोपे गए। इसके विरोध में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया व नमक कानून को तोड़ा। 1933 ईस्वी में भारत में भावी सुधार के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसके सुझावों के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ यही विधेयक, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। आपकी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 1935 का अधिनियम किस आधार पर बनाया गया। तो ये आप ध्यान रखना, 1933 ईस्वी में भारत में भावी सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसके सुझावों के आधार पर ही ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ वो विधेयक था भारत शासन अधिनियम 1935। 3 जुलाई 1936 ईस्वी से यह विधेयक लागू हुआ, जिसके अनुसार चुनाव हुए। अप्रैल 1937 ईस्वी में इस अधिनियम की धाराएं और विशेषताएं निम्नलिखित थी, जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट था विस्तृत अभिलेख। भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत अभिलेख था, जिसमें 451 अनुच्छेद व 15 अनुसूचियाँ थीं। भिन्न भिन्न विपरीत हिस्सों के समायोजन तथा उनकी संतुष्टिकरण के प्रयास में यह अधिनियम जटिल और वृत्ताकार हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। दूसरा था प्रस्तावना का अभाव। 1935 के एक्ट में कोई नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई, बल्कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। यह इसलिए किया गया था ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में अधिराज्य स्थितियां व औपनिवेशिक स्वराज स्थापित करने का है। तीसरा था अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। 1935 की धारा के अनुसार यह निर्णय किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनना था, जो अपनी इच्छा से संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाए। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। प्रत्येक देशी रियासत को जो संघ में शामिल होना चाहती थी, एक स्वीकृत लेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसमें संघ में शामिल होने का उल्लेख होता था। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज प्राप्त था। केंद्र ने एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना की भी व्यवस्था की थी। संघ की स्थापना तभी हो सकती थी जब कुल देशी रियासतों की जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में शामिल होने की मंशा रखती। तब ब्रिटिश सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती, किंतु ऐसा नहीं हो सका था। नेक्स्ट था प्रांतीय स्वायत्तता। अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता तथा प्रांतीय स्वराज्य का आरंभ
है। इस पद्धति के अनुसार प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रांतों को अपने मामलों में काफ़ी हद तक प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई। दोहरे शासन का अंत कर आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों का भेद समाप्त कर दिया गया और जो विषय प्रांतों को दिए गए उनमें प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया। साथ ही केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। प्रांतीय शासन को चलाने का भार भारत मंत्रियों पर पड़ा, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवर्नर से यह अपेक्षा की गई कि वह मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि प्रांतों की स्वायत्ता के संबंध में इस विधेयक के अंदर काफ़ी कुछ था। नेक्स्ट था केंद्र में दोहरा शासन। 1919 अधिनियम से प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, परंतु इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। अधिनियम के अनुसार संघीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, आरक्षित विषय व हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, चर्च संबंधी मामले, विदेशी मामले तथा कबीलों के मामले शामिल थे, जिन पर शासक गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार चला सकता था। वह 3 परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकता था, जो संघीय व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं थे। ये सदस्य भारत सचिव एवं ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। हस्तांतरित विषयों में शासन के लिए गवर्नर जनरल को एक मंत्री परिषद नियुक्त करनी पड़ती, जिसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते थे। ये मंत्री व्यवस्थापिका के बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते थे। वह उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते थे। रक्षित विषयों पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण न था। हस्तांतरित विषयों के क्रियान्वयन के लिए भी मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना सहज नहीं था, क्योंकि गवर्नर जनरल के अधिकार काफ़ी विस्तृत थे। उसी की इजाज़त के बिना वो कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते थे। नेक्स्ट था शक्तियों का संघ, प्रांतों का बंटवारा। शक्तियों का संघ व प्रांतों का बंटवारा। 1935 के अधिनियम में विषयों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई: संघ सूची, प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 यानी 59 विषय थे जो अखिल भारतीय हित के थे, यथा सशस्त्र सेवाएं, सशस्त्र सेवाएं, मुद्रा व नोट, डाक व तार, रेल, केंद्रीय सेवाएं, विदेश मामले, बेतार यानी वायरलेस रेडियो इत्यादि। इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को था। प्रांतीय हित के विषय प्रांतीय सूची में रखे गए। इन पर प्रांतीय मंत्रिमंडल कानून बना सकता था। इस सूची में 54 विषयों को शामिल किया गया। वो कौन से विषय थे? शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और नहरें, जंगल, खाने, प्रांतीय व्यापार और उद्योग धंधे। इस प्रकार से देखते हैं कि तीसरी सूची के अंदर थे समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिन पर संघीय तथा प्रांतीय दोनों विधानमंडल कानून बना सकते थे। इनमें 36 विषय रखे गए। यदि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता था तो केंद्रीय विधानमंडल का कानून सही माना जाता था तथा प्रांतीय विधानमंडल का कानून रद्द कर दिया जाता था। इस सूची में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा श्रम कल्याण आदि विषय शामिल थे। शक्तियों के संबंध में अधिनियम में प्रावधान था कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता था। इस प्रकार से देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में बहुत सारी ऐसी धाराएं थी जिनको लागू किया गया।
आगे देखेंगे इसके अंदर और भी कई सारी विशेषताएं थी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।